स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, एक टॉपिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप इसे बहुत इंपॉर्टेंट टूल बोल सकते हो जो बहुत सारी चीज़ों के रीज़न एक्सप्लेन करने के काम में आता है। जो टॉपिक है उसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या नाम है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझने के लिए आपको एक और टर्म सीखना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है और फिर इसके कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे आप इसे यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखें, हेडिंग डालें आप लोग और शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे आप लोग जेड इफेक्टिव के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो आप देखो, बहुत ध्यान से सुनना, समझना। यहाँ कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, टर्म्स का मतलब समझना है, चीज़ों को एनालाइज करना है और फिर आप बड़ी आसानी से इनके साथ क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। तो देखो, मैं आपसे बात करूं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखते हैं तो भाई हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन वापस से लिखो। ठीक है, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम होता है, इज प्रेजेंट। ठीक है, इसे हम यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजन में क्या है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन होता है और ये यहाँ पर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो आप देखें, यहाँ पर कोई और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इस न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन फोर्स इस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करता है। सो ऑल द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस will act on the single electron present in हाइड्रोजन। चलिए, तो भाई हाइड्रोजन पे तो न्यूक्लियस का पूरा पूरा चार्ज काम कर रहा है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के बाद वाले एटम्स को देखो, जिन्हें हम बोल सकते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। क्या बोल सकते हैं? मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। नाम से पता लग रहा है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स क्या होते हैं, जिनके अंदर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, उन्हें हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स बोलते हैं। तो अगर आप एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम को देखें, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ऑब्वियसली more than one electron is present, या more than one electrons are present। ठीक है, तो अब क्या होता है, एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, अगर मैं एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बनाऊं तो उसमें क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है और लेट से एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखें, ये आपके पास जो शेल है इसे हम लोग बोलेंगे आउटर शेल। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के पास है ज्यादा, ये आपका कौन सा है, इनर शेल। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो इनर शेल में प्रेजेंट है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये वाले जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, और वो जो ऊपर वाला है वो आपका क्या है, एक आउटर इलेक्ट्रॉन है। ये आपको दिख रहा है साफ साफ। अब देखो क्या होता है, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस तो सभी नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस तो सभी के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो दो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, रिलेटिवली ज़्यादा होगा। इस वाले पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, पहली बात तो कम होगा, रीजन डिस्टेंस है ना। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, जबकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटिवली दूर है। दूसरी चीज़ आप फोकस करें अगर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे। रिपल्शन बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स, सही है। और इन दोनों के ऊपर क्या लगेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन भी लगेगा। तो यहां लगे अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस।
बोलो सही बात है। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर एक काम करें, आप ध्यान से देखो, अगर ये दोनों अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, अगर ये दोनों अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन फोर्स बताओ किस पर काम करता, इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम करता। न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करता। लेकिन अब ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, देखें ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन रिपल्शन लगा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, ये अंदर इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा रहे हैं, और उस रिपल्शन की वजह से भी क्या होगा, न्यूक्लियस का जो चार्ज इस पे काम करना चाहिए था, वो चार्ज अब उस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम नहीं करेगा। तो इसे हम बोलते हैं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ये नहीं चाहते हैं कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज काम करे, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो पहले तो समझते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। सो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट and the inner electrons apply repulsion over the outer electrons as well as on the electrons present in the same shell। ठीक है, तो ये आपस में रिपल्शन लगाएंगे, लेकिन ज्यादा रिपल्शन किस पे लगाएंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एंड इन दिस वे द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड और स्क्रीन द आउटर electron from the charge of nucleus। तो सबसे पहली चीज, ये जो आपका फिनोमिना होता है, ये फिनोमिना, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से हम इस चीज को जानते हैं। बताओ, एक चीज तो आपको समझ में आती है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो क्या होता है, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड करते हैं। इसी चीज को हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन भी तो अंदर वाले के ऊपर रिपल्शन लगा रहा है। हाँ बिल्कुल लगा रहा है, लेकिन न्यूक्लियस के पास पहले कौन है, अंदर वाला। तो ध्यान रखना, अंदर वाला बाहर वाले को शील्ड कर सकता है, बाहर वाला अंदर वाले को शील्ड नहीं कर सकता। तो ये भी आप लिख देना, आउटर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट प्रोवाइड शील्डिंग, ऐसा लिख लो, कैन नॉट प्रोवाइड शील्डिंग टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। It can only inner electrons can shield outer electrons from charge of nucleus। तो ध्यान रखना, सिर्फ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर सकते हैं, बाहर वाला कभी भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर सकता। इसे कॉपी करो, फिर मिलवाता हूं आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। चलिए अब देखें शील्डिंग क्या होती है, समझ लिया आपने। अब शील्डिंग की वजह से क्या होगा, शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का पूरा चार्ज इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा। मान लो इसमें 5 प्रोटॉन होते हैं, तो 5 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर काम आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का नहीं करेगा, चार्ज है ना, उससे क्या करेगा, काम करेगा। तो जो नेट चार्ज न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा आफ्टर शील्डिंग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म ये है इफेक्टिव
न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम लोग Z इफेक्टिव के नाम से जानते हैं। एक्चुअली आपके कोई डेफिनेशन नहीं रटनी है, आपको इन टर्म्स का मतलब समझना है। अब बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? वो नेट चार्ज जो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा होगा। तो बस यही इसकी डेफिनेशन है कि दैट इज द नेट चार्ज एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर कंसीडरिंग, या एन इलेक्ट्रॉन जो आप आउटर इलेक्ट्रॉन लिख लो क्योंकि हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। सो ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंसीडरिंग शील्डिंग और स्क्रीनिंग फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो सब कुछ हटाने के बाद जो नेट चार्ज काम कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Z इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो सबसे पहले Z इफेक्टिव का मतलब समझो। Z इफेक्टिव जो है वो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स कितना शील्ड कर पा रहे हैं, इस पॉइंट को हमें कंसिडर करना होगा। हाँ, ये वैल्यू हम मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं, अभी करेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्लैटर्स रूल, वो हम सीखेंगे क्या होता है। बट अभी आप मेरी बात को समझें कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस के चार्ज को काम करने देना नहीं चाहते, तो इनका जो इफेक्ट है वो कंसिडर करने के बाद जो बचा कुचा चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब किसी किसी केस में आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज काम कर सकता है, किसी किसी केस में वो चार्ज क्या होगा? बहुत कम होगा। तो एक्चुअली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करता है अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग पावर पर। किस पर डिपेंड करता है? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग पावर पर। तो अब आप ध्यान से समझना कि ये कैसे काम करता है। देखो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक सेकंड, आप ये डेफिनेशन लिख लो, मैं थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो जो लिखा हुआ था थोड़ा गायब हो गया है ना, एक्चुअली फाइल ही करप्ट हो गई है। खैर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी। अब देखो मैं समझाता हूँ और अच्छे से आप समझ पाओगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, शील्डिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग क्या होती है। शील्डिंग इफेक्टिव हो सकती है या पुअर हो सकती है। कब इफेक्टिव होगी, कब पुअर होगी, और उसकी पुअर और इफेक्टिव होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सारी चीज़ समझते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से, तो ध्यान से देखें, मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ, है ना। ये तो आप जानते हो, नोरा दीदी। अरे सर, दीदी तो आपकी होगी, हमारे लिए तो सिर्फ नोरा है ना। हाँ, ऐसे ही है ज़िंदगी, कब डोरा से नोरा तक ले आई आप लोगों को पता नहीं चला, और अब आपको आगे चलकर कहाँ पहुँचना है, बहुत आगे पहुँचना है ना। तो भाई इन्हें आप जानते हैं, युवा दिलों की धड़कन, और ये आपके शहर में आ रही है। कोरोना सब चला गया है, ठीक है, सब कुछ फ्री हो गया है, सब आराम से लोग घूम रहे हैं बिना मास्क के, और आपके शहर में एक फेमस स्पॉट है, कोई मॉल है, कोई भी जगह है, वहाँ पर ये आ रही है, ठीक है। आज शाम को 7 बजे, और आपकी क्लास चलती है 7 बजे तक, ठीक है। लेट्स से आप मेरी क्लास में हो, अब क्या आप लोग पढ़ाई के लिए बड़े ही डेडिकेटेड हो, है ना। आपके लिए पढ़ाई सबसे पहले इम्पोर्टेंट, नोरा सेकेंडरी है लेकिन आपके लिए पढ़ाई फर्स्ट है ना, जेई आपके लिए प्राइमरी है। तो आप मुझसे बोलोगे कि सर 7 बजे क्लास छोड़ दो, मतलब 7 बजे नोरा आएगी, आप 6:30 बजे क्लास छोड़ दें। मतलब नहीं, क्लास नहीं छूटेगी, क्लास तो भैया 7 बजे ही छूटेगी, ठीक है। तो भैया अब आप भी डेडिकेटेड, हम भी डेडिकेटेड, हम पढ़ाने को और आप पढ़ने को, तो 7 बजे क्लास छूटी। 7 बजे आप भाई साहब भागे, आप जहाँ आपकी क्लास चलती है वहाँ से मान लो 3 किलोमीटर दूर है जगह, 5 किलोमीटर दूर है, और शहर का ट्रैफिक, आप भागे, आप 7:30 तक वहाँ पहुँचे। अब 7:30 जब वहाँ पहुँचे तो आपको देखेंगे भाई साहब वहाँ तो भयंकर भीड़ हो चुकी, क्योंकि आप अकेले थोड़ी ना हो, नोरा जिनकी चहीती है, नोरा के चहीते हैं, नोरा जिनकी चहीती है ना, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर होंगे। बताओ कितने चांसेस है कि आप नोरा को देख पाओगे? बहुत कम, बहुत कम, शायद ही देख पाओ। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि नोरा के चारों तरफ क्या होगी, बहुत सारी भीड़ होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो उसको चारों तरफ से घेर के खड़े होंगे, और हर कोई नोरा के साथ जाके फ़ोटो खिंचवाना चाहेगा, ऑटोग्राफ लेना चाहेगा, फोटोग्राफ लेना चाहेगा, और तो फिर बस छोड़ो, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होंगे इसके चारों तरफ खड़े हुए हैं, और आप यहाँ पर हताश, परेशान, उदास, मुझे गाली देते हुए, अबे नालायक, एक दिन तो क्लास जल्द छोड़, तेरा क्या चला जाता, मैं आज नोरा को देख लेता, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब खड़े हो आप, है ना। अगर आप
इस भीड़ को तोड़कर इसमें घुसने की कोशिश करो तो क्या होगा? हाँ, आपको घुमाएंगे, यूं लात मारेंगे, चल निकल 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 है, हम पागल हैं यहाँ पे आगे खड़े, तो 7:30 बजे घुस जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा कि ये लोग आपको अंदर आने नहीं देंगे। अब ध्यान से समझें, इसी को हम ले जाते हैं अपने थोड़ी देर पहले कंसेप्ट के अंदर। ये है न्यूक्लियस। ये कौन है? ये है न्यूक्लियस, जिससे आप मिलना चाहते हो, जिसने आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है। ये है इनर इलेक्ट्रॉन्स, ये है इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ये नहीं चाहते हैं आप हो आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले तो सबको डिफाइन करते हैं। तो ये आप आउटर इलेक्ट्रॉन हो, ये लोगों की भीड़ इनर इलेक्ट्रॉन है, और ये नूरा यानी न्यूक्लियस, N फॉर नूरा, N फॉर न्यूक्लियस, है ना, एक ही बात है। चलिए, तो इसने आपके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है। सोचो अगर ये बीच वाले लोग नहीं होते, ये दीवार नहीं होती, ये जमाने की दीवार नहीं होती, तो आप और नौरा मिल चुके होते, फोटो खिंचवा रहे होते, ऑटोग्राफ लेते, इससे ज्यादा और कुछ ना सोचे। ठीक, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं, ये अंदर वाले लोग नहीं होते, तो आप आराम से इसके पास में जा सकते थे। आपके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा, सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स ही आपके ऊपर काम कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर ये लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इसका अट्रैक्शन आपके ऊपर काम करे। जैसे आप अंदर घुसने की कोशिश करोगे, ये लोगों की जो दीवार है आपको लात देकर बाहर निकाल देगी। मतलब ये जो अंदर वाले लोग हैं, ये आपको नोरा के चार्ज से, नोरा के अट्रैक्शन फोर्स से, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सेम काम वहां पर होता है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, वो तो पहले आ गई थी। चलो ठीक है, अब देखते हैं केस। मान लो आपकी हाइट है 6.5 फीट, और बाप रे इतने लंबे आप, हमें तो आपके बराबर। और ये जो भीड़ है, भीड़, इस भीड़ की एवरेज हाइट है मान लो 5 फीट। अब बताओ, आप यहीं पे खड़े रहोगे या और पास जाओगे? पास में जाओगे ना, क्योंकि अब आप नोरा के पास नहीं जा सकते, पर हाँ, आप यहाँ से खड़े होकर आराम से नोरा को देख सकते हो। तो आप यहाँ बिल्कुल जितना आगे पहुँच जाओगे। आप तो ये भी कोशिश करोगे भीड़ के ऊपर से निकल के आगे चले जाओ, है ना, लेकिन इतने लंबे भी नहीं हो आपकी भीड़ के ऊपर से निकल के चले जाओ। बट स्टिल, अगर आपका ये सिनेरियो, तो बताओ क्या आप यहीं खड़े रहोगे? नहीं ना, आप जितना क्लोज जा सकते हो उतना क्लोज जाओगे। मतलब उस टाइम पर नोरा का आपके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो चुका होगा? बढ़ चुका होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंदर वाले लोग जो हैं, वो बेचारे न्यूक्लियस के चार्ज से आपको या नोरा के चार्ज से आपको शील्ड नहीं कर पा रहे। यहाँ पर जो शील्डिंग है वो कैसी है? पुअर शील्डिंग है। कैसी है? पुअर शील्डिंग है। अंदर भीड़ तो खड़ी है, पर उस भीड़ की शील्डिंग पावर बड़ी कम है, उनकी हाइट बहुत कम है। आप लंबे हो तो आप आसानी से जाकर उसको देख सकते हो। तो जब शील्डिंग पुअर होती है, जब शील्डिंग पुअर होती है, लेस इफेक्टिव होती है, तो उस केस में न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या करता है? ज्यादा काम करता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है? ज्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड, अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ गए बात? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और अच्छा, केस उल्टा होता। केस उल्टा क्या होता? आपकी हाइट होती 5 फीट और भीड़ की हाइट होती 6.5 फीट। लाहौल विला कुव्वत। अब आप पास में जाके भी नोरा को देख नहीं पाते, क्योंकि इस केस में कैसी शील्डिंग होती? इफेक्टिव। कैसी होती? इफेक्टिव। तो जब शील्डिंग इफेक्टिव है, बताओ, जब शील्डिंग इफेक्टिव होगी तो उस केस में न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम। यही चीज आपको समझनी है। इतना सा समझ लिया ना आपने, बस काम हो जाएगा। तो आप समझे मेरी बात को। अट्रैक्शन लेस इफेक्टिव, मतलब पुअर शील्डिंग, इफेक्टिव शील्डिंग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सब आपस में रिलेटेड हैं। तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए शील्डिंग के। आई होप आपको इससे शील्डिंग भी समझ में आ गई होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी समझ में आ गया होगा, पुअर शील्डिंग क्या है, इफेक्टिव शील्डिंग क्या है, दोनों समझ में आ गए। तो आओ इन्हें अब हम हमारी लैंग्वेज के अंदर वापस से पिरो लेते हैं। तो अगर मैं आपसे शील्डिंग की बात करूं, तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक, एक आपके पास होगी इफेक्टिव शील्डिंग, और जो दूसरी होगी वो कौन सी होगी? पुअर शील्डिंग। शील्डिंग पुअर भी हो सकती है, शील्डिंग इफेक्टिव भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, जब शील्डिंग इफेक्टिव है, क्या है? जब शील्डिंग इफेक्टिव है उस केस में क्या होगा? आउटर इलेक्ट्रॉन्स विल बी well shielded and thus Z effective on them
विल डिक्रीज। तो जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर बहुत अच्छी है तो आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज होगा। और पुअर शील्डिंग केस में क्या होगा, जेड इफेक्टिव ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। तो देखो इससे आप जैसे 10th क्लास 9th क्लास में डेफिनेट रटते थे वैसे नहीं रटना है, आपको समझना है, हर चीज़ यहाँ समझने की होती है। शील्डिंग इफेक्टिव है मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कम काम करेगा न्यूक्लियस का, डिक्रीज हो जाएगा जेड इफेक्टिव। और शील्डिंग पुअर है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स या फिर चार्ज क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा, इसलिए यहाँ जेड इफेक्टिव कम होता है, यहाँ जेड इफेक्टिव बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें कैसे पता लगेगा शील्डिंग इफेक्टिव है या पुअर है, हम कैसे बताएं? तो देखो जो शील्डिंग होती है, शील्डिंग डिपेंड्स ऑन, ये शील्डिंग पावर बोल दो, रादर शील्डिंग की जगह आप शील्डिंग पावर टर्म यूज करो, ठीक है। शील्डिंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन depends on the type of orbital, in which it is present। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह के ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो देखिए ये आपके पास शील्डिंग पावर का ऑर्डर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, p में है, d में है तो f में है, ठीक है। ये ध्यान रखना फॉर सेम शेल। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस देखते हैं, कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसकी शील्डिंग पावर क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। तो s ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा। एज s ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, so has highest shielding ability। तो क्योंकि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है इसलिए न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को सबसे ज़्यादा वही यूटिलाइज करेगा, और इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा तो मैक्सिमम शील्डिंग प्रोवाइड करवाता है। f ऑर्बिटल की शील्डिंग क्या होती है, सबसे पुअर होती है। d और f दोनों की ही शील्डिंग पावर पुअर होती है और s ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा। तो एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर कम है या ज़्यादा वो किस पर डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर वो s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसकी शील्डिंग पावर हाईएस्ट होगी, d और f में है तो उसकी शील्डिंग पावर क्या होगी, कम होगी। एक और चीज़ पे ध्यान रखना, शील्डिंग पावर या शील्डिंग विल बी मैक्सिमम when an orbital is, या when a subshell लिखो आप, है ना, जैसे d subshell है, f subshell है, so when the subshell is completely filled। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हो या 3d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन में पूरा भरा हुआ है। तो जब एक ऑर्बिटल पूरा भर जाता है, जब एक सबशेल पूरा भर जाता है तो वो अपनी मैक्सिमम शील्डिंग पर काम करता है। किस पर काम करता है, मैक्सिमम शील्डिंग पर काम करता है। तो इस तरह से शील्डिंग इफेक्टिव होगी या पुअर होगी वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पे। अगर इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो उसकी शील्डिंग पावर क्या होगी, रिलेटिवली ज़्यादा होगी। अगर वो p और d ऑर्बिटल्स में f और d ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है तो उसकी शील्डिंग पावर क्या होती है, कम होती है। तो ये तो ही बात कि z इफेक्टिव क्या होता है, शील्डिंग क्या होती है, शील्डिंग पावर क्या होती है। अब हम z इफेक्टिव को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आप कॉपी करें, फिर मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ हम सीखेंगे स्लेटर्स रूल। क्या सीखेंगे, स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल के हिसाब से हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी गिवन इलेक्ट्रॉन के ऊपर z इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप वैल्यूज कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। उन वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस दूंगा, मतलब थोड़ा सा ध्यान से सीखना। इसको सीखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, शुरू में आपको अजीब सा लगेगा बट फिर बहुत आसान हो जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, तो एक बार आप कॉपी करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं स्लेटर्स रूल के साथ।
चलिए आए, तो बहुत ध्यान से देखें। अब आप थोड़ी देर के लिए एक्सपेक्ट मत करना आपको समझ में आएगा, बस मैं जो लिखता जाऊँ उसे आप साथ साथ लिखते जाएं। क्वेश्चंस जब आएंगे फिर मैं आपको है ना एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा, तब सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डालें नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव। कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव और ब्रैकेट में लिखें स्लेटर्स रूल। तो देखो स्लेटर ने एक क्वांटिटेटिव तरीका दिया था जेड इफेक्टिव निकालने का। किसी भी एलिमेंट में किसी भी इलेक्ट्रॉन पर अगर आप जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा। यहां पर जो सिग्मा होता है, सिग्मा को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट और स्लेटर्स कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट, कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर स्लेटर्स कांस्टेंट। इसको कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर ने आपको तरीका बताया, तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक। एक तो उसने कहा था कि अगर आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो देखो हाइड्रोजन पे तो मैंने आपको बता ही दिया, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कोई शील्ड करने वाला नहीं है, तो न्यूक्लियस का सारा चार्ज उस एक इलेक्ट्रॉन पे काम करता है। तो हाइड्रोजन के उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए Z की वैल्यू 1 आती है, क्योंकि प्रोटॉन पे एक ही प्रोटॉन है ना, तो उसके चार्ज को एक यूनिट मान लेते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। लेकिन अगर हम हीलियम के लिए बात करें, फॉर हीलियम, तो देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन is present in 1s orbital only। कौन सा ऑर्बिटल? सिर्फ 1s ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन और होगा क्योंकि हम हीलियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन दोनों सेम शेल में, तो दोनों एक दूसरे को शील्ड करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जब सिर्फ 1s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उसके अलावा किसी और ऑर्बिटल में नहीं है, 2s में 2p में किसी में नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप फंडा लगा रहे हो सिर्फ हीलियम के लिए है। तो इस केस में ध्यान से सुनना, अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग निकालनी है तो ये खुद को न्यूक्लियस से शील्ड नहीं करेगा ना, खुद को ऐसे शील्ड करेगा, उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो जिस पे आप शील्डिंग निकाल रहे हो, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो देखो इसके अलावा ये एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू होती है 0.3। कितनी होती है? 0.3। सॉरी, ठीक है। तो अब अगर आप हीलियम के लिए Z इफेक्टिव निकालो तो वो आ जाएगा Z माइनस सिग्मा। तो Z होता है 2 माइनस सिग्मा की वैल्यू 0.3, ये वैल्यू आ गई 1.7। सॉरी, कितनी हो गई है? 1.7। ये तो गया हीलियम के लिए। स्पेशल केस है सिर्फ और सिर्फ हीलियम का। हीलियम पर या ऐसी कोई स्पीसीज में 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस पर अगर आपको Z इफेक्टिव निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालोगे। उसके अलावा बाकी के लिए मैं एक टेबल बनवा रहा हूं। तो देखो सिग्मा की वैल्यू डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ सिग्मा डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखें हम उसकी बात करें, ऑन विच सिग्मा हैज टू बी कैलकुलेटेड। ऑन विच लिख लो या फॉर विच लिख लो, टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। तो देखें इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन ns और np ऑर्बिटल्स, आप जिस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा निकालना चाह रहे हो, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए, वो कहाँ प्रेजेंट है? वो अगर किसी s या p ऑर्बिटल में है, जैसे हम ns और np ऑर्बिटल लिख सकते हैं, तो उस केस में आप ध्यान रखना, टेबल कैसे फॉलो करोगे, सिग्मा की वैल्यू होगी 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ ns एंड np ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर सिग्मा की वैल्यू आएगी 0.85
फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1 ऑर्बिटल्स। और उसके बाद सिग्मा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ n-2, n-3 एंड सो ऑन ऑर्बिटल्स। मैंने आपसे क्या कहा, अभी दिमाग मत लगाओ, बस लिखते जाओ। कैसे यूज करना है मैं आपको थोड़ी देर में सिखा दूंगा। अगर इलेक्ट्रॉन ns और np की जगह d में प्रेजेंट है, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन nd और nf, ठीक है, देन सिग्मा की वैल्यू आप लेकर चलोगे 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ nd एंड nf। और उसके बाद सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद सिग्मा विल बी इक्वल टू 1 फॉर रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स। हर एक इलेक्ट्रॉन जो बचा होगा उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये टेबल एक बार आपको याद हो गई तो आप किसी के लिए भी जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने का कभी भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ जेड इफेक्टिव काम जो आता है वो आपके ऑलमोस्ट हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के काम में आएगा। जब आप एटॉमिक साइज पढ़ते हो तो उसमें जो वेरिएशंस होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के आप टर्म सीखोगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, वो भी आप जेड इफेक्टिव के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। तो टेबल को याद रखना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज़ करते करते आपको याद हो जाएगी। अभी तो आप देखें हम जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने लेने वाला हूँ। आई होप आपने मेरे साथ साथ लिख लिया होगा, मैंने आपको पहले ही कहा था लिखने को इसे। चलिए अब देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ चलो लिथियम के साथ। अब आप देखो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव निकालना है तो उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, क्या होता है 1s2 2s1। क्या होता है 1s2 2s1। तो मैं लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा या ऐसे कर लो जेड इफेक्टिव निकालना चाहता हूं। एक काम करो, मैं दूसरा ऐसे दोबारा लिखता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, ठीक है। एक तो ले लो लिथियम, दूसरा ले लो आप सोडियम, तीसरा ले लो कार्बन, चौथा ले लो फ्लोरीन, फिफ्थ ले लो पोटेशियम, ठीक है, सिक्स्थ ले लो आप रूबिडियम भी ले लो, चलो कैलकुलेट करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। सेवेंथ आप ले लो क्लोरीन, एट्थ आप ले लो क्रोमियम, नाइन्थ आप ले लो जिंक, ठीक है। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। फिर आप अभी प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए छोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से देखना। पहला केस लेकर चलो लिथियम। तो आपको जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना हो तो सबसे पहले उस एलिमेंट का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें। जैसे लिथियम क्या होता है 1s2 एंड 2s1, ठीक है। फिर जिस इलेक्ट्रॉन पे आपको जेड इफेक्टिव निकालना है उस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करें। तो किस पे निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब Z effective is calculated on this electron, ठीक है। तो पोजीशन आप किसकी देखोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना है उसकी पोजीशन। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है 2s में। तो देखो अगर ये ns ऑर्बिटल हो गया तो ये क्या हो जाएगा n-1 होगा ना, ठीक है। अब देखो, अब आप अपने टेबल पे जाओ, वापस बताओ टेबल कौन सी लगी, ये वाली। इलेक्ट्रॉन ns और np ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ns ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ध्यान सुनना, क्योंकि आप इसी पे चार्ज कैलकुलेट करो, इसी इलेक्ट्रॉन पे आप चार्ज कैलकुलेट करो, तो इसको तो काउंट ही नहीं करोगे। मैंने आपको क्या सिखाया, खुद को शील थोड़ा ना करेगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे आप जेड इफेक्टिव निकालना चाहते हो उसको हटा के उसके बाद के सारे इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो s ऑर्बिटल में और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप देखो टेबल के हिसाब से अगर ns और np में कोई इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 होगी, बट यहाँ पर ns और np में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, n-1 में। तो देखो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इंटू वैल्यू कितनी है 0.85 है ना n-1 के लिए, तो 0.85
0.5 इंटू 2 इस होता है 1.7 होता है। तो अगर आप लिथियम के लिए यहाँ से Z इफेक्टिव निकालोगे तो बताओ Z इफेक्टिव के लिए क्या बनेगी, Z लिथियम का Z होता है 3 माइनस 1.7। चलिए आई थिंक तकनीक खराब जाएगी कुछ, तो मैं आपसे कह रहा था कि ये 1.7 आ गया तो Z इफेक्ट हो जाएगा Z माइनस सिग्मा 1.3। जनरली इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड केस पे चले, सेकंड केस पे। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में आपको दिया हुआ है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम को बाद में करते हैं, पहले करते हैं कार्बन को। तीसरा केस लेते हैं, थर्ड केस, जहां पर हम बात करेंगे कार्बन से, है ना। वो सेम से सेम हो जाएंगे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो क्या बनेगा 1s2, फिर क्या बनेगा 2s2 और फिर बनेगा 2p2, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन आपका 2p में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है 2p में। तो अगर 2p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फिर से देखो ये np, ये ns और ये हो जाएगा n-1s। तो जिस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आप निकालना चाह रहे हो उसको काउंट नहीं करोगे, तो देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दो। तो आप चाहो ना तो कॉन्फ़िगरेशन को एक इलेक्ट्रॉन हटा के लिख लिया करो, 1s2 2s2 2p1, ये आ गया फॉर Z इफेक्टिव। जिस इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहा हूँ उसको मैंने हटा दिया है, समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा अब आप देखो आपके इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ns और np में है तो फर्स्ट टेबल आएगी। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन ns और np में है उनके लिए सिग्मा कितना होगा 0.35। तो देखो सिग्मा के लिए निकालना शुरू करते हैं। ns और np, दो यहाँ और एक यहाँ, दो यहाँ और एक यहाँ। अब ये दो काउंट मत कर लेना, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो वो है ना जिस पे आप सिग्मा निकाल रहे हो, तो उसे तो काउंट ही नहीं करोगे। तो दो और एक 3, तो क्या लिखोगे 3 इंटू 0.35 प्लस n-1 में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई 0.85। तो देखो ये आ गया 1.05 प्लस 1.7 इज 2.75। बताओ कार्बन के लिए Z इफेक्टिव कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6 माइनस 2.75 दैट इज 3.25। आगे समझ में। चलो अब निकालते हैं सोडियम का। तो सोडियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखो ये हो गया ns, ये हो गया n-1 और ये हो गया n-2। फिर से देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है ns में, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक, तो एक ही है। इसको खुद को तो काउंट ही नहीं करेंगे, इसको हटाने के बाद ns में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, लेकिन टेबल तो ये लगेगी कि इलेक्ट्रॉन है तो प्रेजेंट तो ns में ही है, ठीक है। अब देखो उसके बाद ns और np में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अब बाकी बचा n-1, 6 और 2 8 इंटू 0.85। n-1 वालों के लिए टेबल आपके सामने लिखी हुई है देख लो, ठीक है। n-1 वालों के लिए 8 के लिए 0.85 प्लस n-2 इसके लिए कितना होगा, वैल्यू निकालो तो 1 होगा। तो देखो 8 5 जा 44, 8 8 64 68, 6.8 प्लस 2 ये आ जाएगा 8.8। अगर आप सोडियम के लिए Z इफेक्टिव निकालो तो वो कितना आ जाएगा 11 माइनस 8 दैट इज 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आएगा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, दिखाई दे रहा है। चलिए कार्बन मैंने कर दिया, अब फ्लोरीन पोटेशियम रुबिडियम क्लोरीन यहां तक आप करें। क्रोमियम और जिंक का केस फिर मैं आपको करता हूं, ट्राई करें। चलिए तो एक तो आप यहाँ पे ध्यान दें ये 8.8 होगा माइनस में, तो 3.2 नहीं आएगा, ये आएगा 2.2, है ना। सोडियम का जो Z इफेक्टिव वो कितना आ जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इस तरह आप देखें अगला केस है आपका फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन का आपको Z इफेक्टिव निकालना है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p5। आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो इससे क्या आपको आइडिया लग जाएगा, फटाफट से आप सीख जाओगे कैसे करना है। अब आप देखो 2p5 में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। अच्छा जिस इलेक्ट्रॉन को हटा रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है np में है, तो टेबल का फर्स्ट पार्ट लगेगा। देखो ये ns और ये np हो गया और ये n-1s हो गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो 4 इलेक्ट्रॉन 2p में है और 2 2s में है। तो देखो सिग्मा की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ns और np में, उनके लिए सिग्मा होगा 0.35 प्लस बाकी के जो 2 बचे हैं उनके लिए कितना होगा 0.85। पता नहीं आजकल इसमें कैमरे में कुछ इशू रखा है, ठीक है, सॉरी। सो सिग्मा के लिए 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा 0.85। यहाँ से सिग्मा निकाल लो, है ना, समझ में आ गया ना। एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे ns और np में मिलाकर, तो 0.35 प्लस
2 बचेंगे इसमें इंटू 0.85। तो इस तरह से आप फ्लोरीन के लिए सिग्मा और सिग्मा से उसका क्या निकाल सकते हो, जेड इफेक्टिव निकाल सकते हो। ऐसे देखो अगला केस पोटेशियम। पोटेशियम की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो पोटेशियम के लिए क्या आएगा, पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 एंड 4s1। जैसे 3s1 वो था, ये 4s1 आता है, सोडियम जस्ट नीचे आता है। अब आप देखो ऑब्जर्व करना चीजों को है ना, आपको 4s इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है जिसके लिए निकालना है, वो है 4s में। तो ये हो गया ns, ये क्या हो गया n-1, ये क्या हो गया n-2 और ये क्या हो गया n-3। ठीक है, अब आप सिग्मा के लिए निकालो तो देखो ns में एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो इसको तो काउंट ही नहीं करना है। अब n-1 में है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इंटू 0.85 और n-1 के बाद जितने भी बचते हैं सबके लिए 1 आएगा, तो 6 4 10, 10 बचे तो 10 इंटू 1। तो ध्यान से देखें और ये बनेगा आपके पास 6.8 प्लस 10 दैट इज 16.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप पोटेशियम के लिए Z इफेक्टिव निकालो तो कितना आएगा, 19 माइनस सिग्मा 16.8 अगेन कितना आ गया 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो सोडियम का भी 2.2 था, पोटेशियम का भी 2.2 है। आप रुबिडियम का निकालो ये वैल्यू, ये भी आपको 2.2 ही मिलेगी। कैसे, देखो पोटेशियम की बात आता है रुबिडियम, रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5s1। तो अगर मैं आपसे रुबिडियम की बात करूं, रुबिडियम, तो रुबिडियम के लिए क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 3p6 के बाद आएगा 3d10 4s2। समझना मेरी बात को, देखो पोटेशियम तक 4s1 फिल हो चुका था, अब 5s1 पे जाओगे तो 3d10 4s2, फिर आपके पास आएगा 4p6 और फिर आएगा 5s1। तो आप देख लो एटॉमिक नंबर 10 एंड 10 कितना हो गया 20, 20 एंड 10 30, 30 एंड 7 37 सीजियम का एटॉमिक नंबर होता है। अब देखो फिर से इलेक्ट्रॉन ये ns में प्रेजेंट है, ये ns, तो ये n-1 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अब आप इसके लिए सिग्मा निकालो, तो सिग्मा निकालोगे तो ns में तो काउंट ही नहीं होगा, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है n-1 में, प्लस बाकी कितने बचे, तो बाकी गिन लो 10 10 20 और 10 30 30। तो देखो ये वाली फिर से कितनी आ जाएगी 36.8। सही है, गलती है 35.8 नहीं, 8 5 40 0 64 एंड 4 is 68, तो आएगा 6.8 30 is 36.8। हाँ ठीक है, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू निकालो तो वो कितना आ गया भाई, रुबिडियम, पोटेशियम कितना होता है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हो गया आपके पास 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 18 37। तो आई थिंक मैंने गलती कर दी कहीं ना कहीं, और 4s2 4p6 है, ये ns में एक इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, 8 इंटू 0.85 प्लस 6 और 4 10 10 20 और 10 30 इंटू 1 30 ही आएगा, तो 8 5 40 0 64 एंड 4 is 68, 6.8 प्लस 30 36.8, सो 37 माइनस 36.8 तो 0.2 आएगा। हाँ कहाँ गलती कर रहे हैं हम, 6 और 4 10, 6 4 10 20 और 10 30 और 37। ns में एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, ns को हटाने के बाद n-1 में बचे 6 और 2 8, तो 8, हाँ गलती कर दी ना, सॉरी ये गलती हो रही है, 8 इंटू 0.35 आएगा ना, सॉरी। ठीक है, तो अब देखो इस वैल्यू को कैलकुलेट करो दोबारा से, तो 8 इंटू 0.35, उसको मैंने 0.85 ले लिया, एक सेकेंड सही तो है, हाँ सॉरी मैं ही पगला गया हूँ भाई। अपनी टेबल देखें तो ये है ns, ठीक है, ns में तो एक इलेक्ट्रॉन था, उसको तो काउंट नहीं कर, फिर तो n-1 है, n- में आप देखो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 8 इंटू 0.85 प्लस उसके बाद n-2 n-3 सबके तो 1 ही तो होगा। हाँ तो ये गलत गिन लिए बस मैंने, सॉरी। गिनो इलेक्ट्रॉन 10 और 10 20 और 8 28, 28 इंटू 1 ये होगा। तो देखो 6.8 प्लस 28
वैल्यू आ जाएगी 34.8। ये कैलकुलेशन में गलती कर रहे थे, इसका आप जेड इफेक्टिव निकालो 37 माइनस 34.8, ये भी 2.2 ही आ गया। तो आप देखो लिथियम का जो जेड इफेक्टिव था भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम, ये सब एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, जानते हो तो आप। तो लिथियम का था 1.3, सोडियम का है 2.2, पोटेशियम का है 2.2, रुबिडियम का है 2.2 और सीजियम का भी है 2.2। तो आप देख रहे हो डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, कांस्टेंट। एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होता है, सिर्फ एल्कली मेटल्स के लिए और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ये डाउन द ग्रुप जाने पर क्या बना रहता है, सेम। बाकी सब के लिए जेड इफेक्टिव डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है, वो मैं आपको भी आगे बता भी दूंगा, लिखवा भी दूंगा। बट एक चीज आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने इन एग्जांपल्स में इनको इंक्लूड किया था ताकि हम एक तीर से दो निशाने बना पाए। चलिए, क्लोरीन आप कर लोगे, क्रोमियम और जिंक से मैं आपसे बात करता हूं। देखो अब अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम बहुत ध्यान से सीखना, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, प्रॉपर अरेंज करेंगे लिखने के बाद तो 3d5, 4s1। अब अभी तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन का निकालो, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ns। जो आप जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हो वो तो आपका 4s में प्रेजेंट है ना। तो फिर से टेबल लगेगी ns और np वाली। अब देखो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो इसके बाद बाकी सारे कौन से बचे, n-1, ये n-2 एंड सो ऑन चलेगा। तो अभी तक टेबल का सेकंड पार्ट काम में नहीं आया और फर्स्ट आपको याद हो चुका है। देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन n-1 में उनके लिए सिग्मा कितना बनेगा, 6 और 2 8 और 5 13, 13 इंटू 0.85 प्लस बाकी जितने बचे 10, उनके लिए 10 इंटू 1। ये आ गया क्रोमियम, ये सिग्मा आ गया 24 माइनस सिग्मा, आपको जेड इफेक्टिव मिल जाएगा। अब वहीं अगर हम मुझसे बोलते कि भाई आप तो जेड इफेक्टिव निकालो ऑन 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, तो आपको क्रोमियम के 3d इलेक्ट्रॉन पर क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव निकालना है। निकालें भाई, कैसे निकालोगे। अब देखो जब आप 3d इलेक्ट्रॉन पर निकाल रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं कॉन्फ़िगरेशन वापस लिख रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। अब मुझे इसमें निकालना है, तो इसको भूल जाओ। ये क्या है, 3d के लिए दिस इज आउटर और आउटर इलेक्ट्रॉन, ये आउटर शेल विल नॉट प्रोवाइड शील्डिंग। सिखा था ना मैंने आपको, प्रोवाइड शील्डिंग टू इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप ध्यान रखना, आप जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो ये आप अच्छे समझते हो कि आउटर शेल कभी अंदर वाले आउटर इलेक्ट्रॉन कभी भी अंदर वाले को शील्ड नहीं करेगा। तो वही चीज यहां पर है। यहां पर आप देखो क्रोमियम, तो आप 3d में निकाल रहे हो तो 4s का कोई रोल नहीं बचा। अच्छा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ध्यान रखना सेम शेल के लिए क्या होता है, सेम शेल के लिए जो आपके पास शील्डिंग वैल्यू है वो भी क्या आती है, सेम आती है, ठीक है। तो यहां आप देखोगे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो पांचों के लिए शील्डिंग कांस्टेंट या सिग्मा की वैल्यू क्या आने वाली, सेम। किसी के लिए भी निकाल लो, तो हम किसी एक के लिए निकाल रहे हैं तो उसको हटा के 3d4 काउंट करेंगे। अब देखो आपकी सेकंड टेबल एप्लीकेबल हो, ये वाली, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन nd और nf, दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए, तो अब इलेक्ट्रॉन nd में प्रेजेंट है, तो आप ध्यान से देखें सिग्मा, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो उसको काउंट नहीं करोगे, तो अब d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो क्या लिखोगे, 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, 0.35 प्लस बाकी जितने भी बचे nd के बाद सबके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो देखो 6 और 2 8 और 10 18, 18 इंटू 1, ये आ गया सिग्मा। तो आप देख लो वैल्यू कितनी आ रही है, 20, 1.4, 18, ये आएगा 19.4। तो देखो z इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ गई, 24 माइनस 19.4 दैट इज 4.6। और इस तरह से आप इसके लिए z इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो। देखो जैसे अगला केस जिंक है ना। अब जिंक की आप बात करोगे तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वापस से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2। पहले बात कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4s में है, ठीक है। तो ये हो गया ns, ये वही n-1 एंड सो ऑन। तो देखो अब सिग्मा, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s2
आपको तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो एक को हटा दो, तो देखो NS NP और NP टेबल नंबर 1 लगेगी। NS में एक इलेक्ट्रॉन बचा है, उसके लिए सिग्मा हो जाएगा 0.35 प्लस बाकी जो N-1 वाले हैं 18, उनके लिए हो जाएगा 0.85 प्लस N-1 के बाद जितने भी बचे 10, उन सभी के लिए कितना हो जाएगा 1। ये तो आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए। अब मान लो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह इसके डी इलेक्ट्रॉन के लिए, डी इलेक्ट्रॉन, तो डी इलेक्ट्रॉन के लिए वापस से कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बताओ क्या बनेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, तो इसको तो हटा दो, काउंट नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट है Nd में, Nd में से एक को छोड़ दो, एक को छोड़ने के बाद 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इनटू उन सबके लिए कितना आएगा 0.35 प्लस इसके बाद जितने भी बच गए 18 इलेक्ट्रॉन, उन सबके लिए कितना आ जाएगा 1। समझ पा रहे हैं? तो ये है आपके पास तरीका। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब और प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो कर सकते हो, तो प्रैक्टिस आप कर लो फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 36 कैलकुलेट Z इफेक्टिव। इन सब के लिए आपको क्या कैलकुलेट करनी होती है, Z इफेक्टिव की वैल्यूज कैलकुलेट करनी। तो समझे मेरी बात, Z इफेक्टिव क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कंसिडर करने के बाद आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेट फोर्स या चार्ज काम करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस तरह से स्लेटर्स रूल को फॉलो करते हुए हम कोई भी गिवन स्पीसीज के ऊपर क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये तो ही बात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अब इससे बहुत सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं इसका वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। आओ दिखाता हूं मैं आपको इसका वेरिएशन। कैलकुलेशन दोनों सीख लिए, हेडिंग डालें नेक्स्ट। वेरिएशन ऑफ Z इफेक्टिव इन पीरियोडिक टेबल। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो देखें, बहुत ही सिंपल सी बात है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, left to right, Z effective increases। ठीक है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन सेम शेल and with each added element a proton is added to nucleus। तो लेफ्ट राइट चलने पर क्या होता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है। जैसे आप देखो पीरियोडिक टेबल में लिथियम हो गया, बेरिलियम आता है, इसके बाद बोरोन आता है, उसके बाद कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है। तो मैं आपको इनके Z इफेक्टिव वैल्यूज देता हूँ। एक सेकंड दें आप मुझे, एक सेकंड दें। चलिए, वैल्यू याद नहीं रखनी है आपको, कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको 1 to 36 का काम दिया है, तो मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ। देखो स्लेटर्स रूल से कैलकुलेट करते हैं। लिथियम के लिए वैल्यू आती है 1.3, बेरिलियम के लिए आती है 1.95, बोरोन के लिए जो वैल्यू है वो है 2.6, कार्बन के लिए 3.25। आप सोचो सर आप देख के लिख रहे हो, अरे तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप जब बोलोगे तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी भी सिखाया मैंने आपको, ठीक है। ऐसी चीज थोड़ी याद रखते हैं, पागल हो। 5.2 और नियॉन के लिए जो वैल्यू है वो है 5.8। ये तो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं कि भाई लेफ्ट राइट चलने पर जो आपका Z इफेक्टिव होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अब अगर आप टॉप टू बॉटम बात करो, टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम भी क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। तो मैंने आपको ये बताया, फॉर एल्कली मेटल्स and alkaline earth metals remain constant after second period। कांस्टेंट लिख लो, बस जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसको आप छोड़ दो, उसके लिए कम आएगी वैल्यू
बाकी के लिए आएगी तो आपको भी दिखाई थी मैंने, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह आप मैग्नीशियम, कैल्शियम, बैरियम को निकालोगे तो वैल्यू सिमिलर ही आएंगी। लेकिन बाकी सब के लिए फॉर अदर्स increases down the group as atomic number increases। एस ब्लॉक में ध्यान रखना एल्कली मेटल्स के लिए वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और बाकी के लिए क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। और इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, अब शील्डिंग इफेक्टिव पुअर हो सकती है, बट हाँ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो रिलेटिवली चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है वेरिएशन लेफ्ट टू राइट। तो आप जो चीज़ें हैं, जैसे जेड इफेक्टिव आप आगे चल के देखोगे, एटॉमिक साइज को अफेक्ट करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी को, हर एक प्रॉपर्टी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये समझ गए आप लोग? चलिए ये समझ गए तो आगे चलते हैं। एक और छोटी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, सॉरी एक बार आप ये कॉपी करो, आई थिंक स्लाइड गलत ऐड हो गई है, मैं ब्लैंक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। चलिए तो देखिए अब देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अभी आप आगे चलकर देखोगे Z इफेक्टिव क्या करता है, साइज को डिक्रीज करता है, क्योंकि देखो न्यूक्लियस का आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, वो न्यूक्लियस के और क्लोज आएगा, तो साइज अपने आप ही क्या होगा, कम होगा। लेकिन मैं यहाँ आपको एक और चीज सिखाने वाला हूँ, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत काम में आता है आपके, बहुत ही ज़्यादा काम में आता है, इसलिए इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ को डिनोट करता है, नाम से तरह है लेंथेनॉइड्स। तो आप देखो जब आप 4D सीरीज़ में होते हो, देखो आपके पास डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती है, देखो होती है 4D सीरीज़, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, और एक आती है आपके पास 5D सीरीज़। तो 4D और 5D सीरीज़ में जब आप देखोगे तो देखो होता है यारी ज़रा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। यहाँ आता है ला हफ्ता, जिस पर स्टार लगा होता है, इसका एटॉमिक नंबर 39 होता है, ये होता है 57। तो ला हफ्ता, हॉफनियम का एटॉमिक नंबर सीधा आता है 72। तो देखो जो स्टार है 58 से लेकर 71, ये हम सीख चुके हैं। ये चीज डिनोट करती है 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को। ठीक है, अब आप समझें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है, ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स बिटवीन, देखो 4D सीरीज जो है वो 5th पीरियड को दिखाती है, और ये किसको दिखाती है, 6th पीरियड को। ठीक है, so there exist 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स बिटवीन 5th period to 6th period, 5th period to 6th period। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, in which last electron enters in n-2f सबशेल। देखो इतना तो आप सीख ही चुके हो कि जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबशेल में एंटर करता है ना, हम f ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स दोनों ही क्या होते हैं, आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, n-2f में। अब आप देखो, आपने सीखा है कि शील्डिंग पावर का जो ऑर्डर होता है, क्या चीज, शील्डिंग पावर का ऑर्डर, वो क्या होता है, s की सबसे ज्यादा, फिर p, फिर d, फिर f। तो देखो f इलेक्ट्रॉन सबसे बर्बाद शील्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन n-2f सबशेल में जा रहा है। नाउ ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय f इलेक्ट्रॉन्स, बताओ क्या होगा अगर शील्डिंग पुअर होती तो Z इफेक्टिव, हाँ बढ़ता है। सो ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय f इलेक्ट्रॉन्स, Z effective on outer electrons increases। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आपको ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैं आपको एटॉमिक साइज के टाइम पर बताऊंगा, बट आप ध्यान दें हमेशा इस एलिमेंट के बाद
जब आप फिफ्थ पीरियड से सिक्स पीरियड मूव कर रहे हो, यानी 4D सीरीज से 5D सीरीज, तो आप ये ध्यान रखना यहाँ पर z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि z इफेक्टिव बढ़ गया है तो उससे साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। वो जो डिक्रीज इन साइज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो ड्यू टू इंक्रीज इन, ठीक है, z इफेक्टिव, द साइज ऑफ +3 आयंस ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जनरली हम Ln+3 डिनोट करते हैं। उनकी साइज क्या होती है, रेगुलरली डिक्रीज होती है। ध्यान रखना, एलिमेंट्स की नहीं, +3 आयंस की। एंड दिस डिक्रीज इन साइज इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो z इफेक्टिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है जो आपके काम में आता है। आगे चल के आप देखोगे मैं इसको बहुत यूज करूंगा, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के आपके क्या होता है, ये काम में आता है। तो इसे आप कॉपी करो, फिर मैं आपको सिखाता हूं उसका दूसरा एप्लीकेशन जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए तो देखें क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी तो हम इसका बस बेसिक सीख लेते हैं। देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ये आपका काम करता है पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक में वर्क्स फ्रॉम ग्रुप 13 to 15। ठीक है, कैसे काम करते ध्यान समझना। तो अगर आप 13 ग्रुप को ले लो, 13 ग्रुप, तो 13 ग्रुप में कौन कौन है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। 14 ग्रुप को आप देखोगे तो आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। इसी तरह अगर आप 15 ग्रुप को देखोगे तो आपके पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मुथ है। ठीक है, 13 ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1, सिखा चुका हूँ। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। NH2NP2 वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। NH2NP3 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये ग्रुप की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, इसकी होती है +4, इसकी होती है +5। तो ये सभी एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, +3 कब आएगी, जब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। +4 कब आएगी, जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। +5 जब ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। आप देखो, ये सेकंड पीरियड है, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ। तो मैंने आपको भी बताया, जब आप फिफ्थ पीरियड से सिक्स्थ पीरियड मूव करते हो तो देखो इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं, 14 लेंथेनॉइड्स। बोलो, करते हैं? बताओ, इन 14 लेंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन F सबशेल। बताओ, F सबशेल की शील्डिंग पावर पुअर होती है, तो पुअर शील्डिंग की वजह से बताओ क्या होगा, हाँ, Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। दैट मीन्स इंडियम से थैलियम में, थैलियम विल बी हैविंग वेरी हाई Z इफेक्टिव। तो आप देखो यहां पर क्या होता है, ड्यू टू हाई Z इफेक्टिव ऑफ लोएस्ट एलिमेंट, the attraction force on ns electrons increases and they cannot be used for bonding and become inert towards bonding। ऐसा क्या लिख रहे हो, कुछ बता तो दो, समझाता हूँ। देखो, अगर आप इन एलिमेंट्स को देखो, मान लो बोरोन को देखो, एल्यूमिनियम को देखो, ठीक है, तो
ऊपर वाले एलिमेंट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस है, ये ns ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन है और np का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो फॉर अपर एलिमेंट्स all the electrons of ns and np can participate, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं है ना, आप लिख लेना, in bonding, इसलिए साथ साथ बोल रहा हूं, तो आपको विजिबल नहीं हो तो भी लिख लो साथ साथ में। तो यहां पर क्या होता है कि जब आप ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात कर रहे हो तो इनमें क्या है, ns और np में सेम टाइप ऑफ फोर्स काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो और बेसिक स्पेशली जब आप 5th से 6th पीरियड मूव कर रहे हो, किससे 5th से 6th पीरियड जब आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पर एकदम से क्या हो गया, देखो z इफेक्टिव बढ़ गया लेंथेनॉइड्स की वजह से। अब z इफेक्टिव बढ़ने से क्या हुआ कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ns इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा हो गया और np पर नहीं है। तो जहां ऊपर वाले एलिमेंट के लिए ये तीनों इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे थे, इस केस में बात कर रहा हूं, इसके लिए 4 हो जाएंगे, इसके लिए 5, तो ns और np दोनों इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे थे। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो पेयर है, दिस पेयर विल बिकम इनर्ट। अब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप देखो अब सिर्फ ये 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है इस केस में। तो जहां पर ऊपर वाले सभी एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे, नीचे वाला सिर्फ +1 शो करेगा। जहां यहां पर ऊपर वाले सब +4 शो करेंगे, ये सिर्फ +2 शो करेगा। जहां ये ऊपर वाले +5 शो करेंगे, नीचे वाला सिर्फ क्या करेगा, +3 शो करेगा। तो इस तरह से बढ़े हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बताओ क्या हो गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये बॉन्डिंग के टुवर्ड्स इनर्ट हो गए, ये एक पेयर बॉन्डिंग के टुवर्ड्स इनर्ट हो गया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। एक चीज, अब इसका कॉन्सिक्वेंस तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसको डिटेल में एक और बार दोबारा पढ़ाऊंगा मैं आपको लास्ट में, अभी तो आप सिर्फ इतना ही सीखें। सो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर of lower element decreases by 2 units। जैसे आप देख पा रहे हो, ऊपर वाले +3, नीचे वाला +1, ऊपर वाले +4, नीचे वाला +2, ऊपर वाले +5 और नीचे वाला सिर्फ कौन सी शो कर रहा है, +3। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर oxidation state increases on moving down the group। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स होते हैं, या एलिमेंट्स की जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो क्या हो जाती है, ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो अभी मैं आपको इनर्ट परफेक्ट पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, अभी आप चैप्टर्स से थोड़ा यूज टू हो, है ना, बेसिक कंसेप्ट से, तो हम इसको दोबारा लास्ट में कवर करेंगे, वापस लेकर आऊँगा। आपको ये समझा दिया मैंने, तो इसको दोबारा रिपीट करेंगे वहाँ पर, और फिर इसके और जो एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है उनको देखेंगे। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अभी आपके बहुत काम में आने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आप लोगों को एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको सिखाया, 5th से 6th पीरियड मूव करने पर बढ़ जाता है, वो आपके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के बहुत काम में आएगा। तो अभी आप आज का होमवर्क कंप्लीट करें, एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 36 तक सभी के Z इफेक्टिव निकालें, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको फॉर्मूला और टेबल हमेशा के लिए याद हो जाए और आप आसानी से Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर पाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।